हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज हम लोग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात करी थी, हम लोगों ने आपका जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने जाना था बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, व्हाट इज नेटालिटी, व्हाट इज मोर्टेलिटी। ठीक है, और किस तरीके से हमारे एज पिरामिड्स होते हैं, कितने टाइप के एज पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारा हम लोगों ने बेसिक बेसिक बात कर ली थी। आज हम लोग जो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज ऑफ द ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, यानी कि ग्रोथ मॉडल क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं बेसिकली जो ग्रोथ है हमारे इकोसिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज की, वो सारा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ का पैटर्न है, क्या वो हमेशा सेम रहता है? क्या ऐसा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा ग्रो ही करता रहेगा, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन हमेशा डिक्लाइन ही करती रहेगी, या किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही है, इट इज स्टेबल? ऐसा तो नहीं है ना। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, इनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक या प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वहां पर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं बेसिकली? हमारे कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो वहां पर कोई कैलामिटी वगैरह हो जाए जिसकी वजह से लेट से कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, कोई एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज जो है कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाए। हो सकता है ऐसा हो जाए, या फिर हो सकता है वहां पर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाए। अब बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या हो सकता है? कोई एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए, या लेट से हम लोग किसी, अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें, हम लोग किसी ऐसे प्लांट को वहां इंट्रोड्यूस करवा दे जिसकी वजह से जो बाकी की स्पीशीज है उनके ग्रोथ पे हम लोगों को एक रैपिड ग्रोथ का इफेक्ट देखने को मिले। अब वो ग्रोथ में भी इंक्रीजिंग भी हो सकता है एंड वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो ग्रोथ पैटर्न है वो कभी भी जो है बेसिकली एक स्पेसिफिक पैटर्न में जो है ना ग्रोथ नहीं हो रही होती। ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज की हो। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइक किस किस तरीके से ग्रोथ हो सकती है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? देखो, अगर हम लोगों को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है ना। रिसोर्स अवेलेबिलिटी प्रॉपर होना जरूरी है। मान लो कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज लेट से अगर अनलिमिटेड है, तो जो टाइप की स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट है जिनको वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए, वो क्या लाइक रैपिडली ग्रो करेंगे? उनके पास में कोई बीच में किसी तरीके का रेजिस्टेंस तो नहीं हुआ। वो आराम से ग्रो कर सकती है ना, अप टू देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, बट एक टाइम के बाद में उनकी ग्रोथ आके जो है वो सैचुरेट हो जाएगी कि इससे ज्यादा हम लोग बेसिकली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इससे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो सकते। यही ये बोल रहा है। Ideally, when the resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize its fully innate potential and grow in number, as I said, as Darwin observed while developing his theory of natural selection। यही बात जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जो है डार्विन जी ने भी कही थी। डार्विन कौन? चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने भी ये बात का जिक्र अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में किया था। पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है वो जो होता है ना एक एक्सपोनेंशियल मैनर में होता है। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मैनर में बेसिकली होता क्या है ना, यू सी अ जे शेप्ड कर्व। ठीक है, जे शेप्ड कर्व जैसे ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है ना, दिस इज अ जे शेप्ड कर्व। ठीक है, दिस वन। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपका जो है ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अभी इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज dn/dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, लेट से किसी भी पॉपुलेशन का साइज n है, तो बर्थ रेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? b से। डेथ रेट को हम जो डिनोट करते हैं वो
डी से। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, मोर्टेलिटी और नेटेलिटी को कर रहे थे, वैसे हम लोग इसको करेंगे। बर्थ रेट को बी से, डेथ रेट को डी से। तो बी माइनस डी हम लोगों को नेट चेंज असल में दिखाएगा, नॉट द टोटल, पर कैपिटा बर्थ्स एंड पर कैपिटा डेथ रेट्स। और जो ये इंक्रीज या डिक्रीज इन एन है, तो ये बेसिकली क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dn बाय dt तो वही है ना, चेंज इन द पॉपुलेशन है ना, या चेंज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट टाइम है ना, या इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। तो ये जो b माइनस डी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है। और ये जो फैक्टर है बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, अगर अगर हम लोग को किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है, और स्पेशली अगर रिसोर्सेज वाले एस्पेक्ट को स्टडी करना है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि यही बेसिकली आपको दिखा रहा है ना कि नेट ग्रोथ कितनी है, यानी कि बर्थ रेट ज्यादा है या डेथ रेट ज्यादा है, तो ये नेट रेट दिखा रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपका आर। ठीक है। और ये आर को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी माइनस डी। ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर फॉर नॉर्वे रैट्स इज 0.015 और फॉर फ्लोर बीटल इज 0.12। 1981 आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन वाज 0.0205। अब इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न। और इसके अंदर क्या मिलता है, जब हम लोग को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपको जो मिलता है वो मिलता है जे शेप्ड कर्व। ठीक है। आपको क्या मिलता है, जे शेप्ड कर्व। अब मान लो हमने इसी को क्या किया, बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन यहाँ पर कर दिया। क्या किया हमने, इंटीग्रेशन हमें कर दिया। उस केस के अंदर क्या होता है, n at particular time t is equal to इनिशियली जो L था वो n जो था, यानी पॉपुलेशन साइज कितना था, इनटू में e रेस टू द पावर r एंड t। ठीक है। यानी कि एन टी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम नोट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी पे जो पॉपुलेशन है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एन नॉट। यानी कि पॉपुलेशन तब कितना था एट टाइम जीरो, जब से हमने देखना स्टार्ट किया, इनटू में ई की पावर आर टी। ठीक है। अब ये आर बेसिकली क्या था, इंट्रिंसिक रेट था, और टी जो था वो एक पर्टिकुलर टाइम होगा, और ये जो ई होता है दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉस। ये इक्वेशन भी आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। Darwin showed that even a slow-growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of checks. The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast huge population can build up when grown exponentially. ठीक है। देखो ये बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक स्टोरी के हेल्प से समझाया हुआ है। लेट से एक राजा और एक मंत्री के बीच में क्या हुई ना, चेस का गेम हुआ। तो जब चेस का गेम हुआ, मैं अभी एक रफ सा बोर्ड बना रही हूँ। जब चेस का गेम हुआ तो मंत्री ने क्या बोला कि राजा जी, अगर मैं जीत गया तो आप मुझे उतने ही अनाज के दाने दोगे जितना इसके पर्टिकुलर बॉक्स में, अगर मैं उन दानों को डबल करता जाऊं तो जब तक ये भर नहीं जाता आप मुझे उतना दाना अनाज का दोगे। तो राजा ने एग्री कर लिया, क्योंकि उसको लगा ये तो बहुत इजी है। तो हुआ ये कि जो मिनिस्टर था, वो जो मंत्री था, वो जीत गया। अब होना क्या स्टार्ट हुआ, लेट से फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर एक अनाज का दाना रखा गया, दूसरे के अंदर दो, फिर तीसरे के अंदर चार, ऐसे ही चौथे के अंदर आठ रखे गए। ठीक है। तो ऐसे करके जब उसने देखा कि मुझे ये पूरा भरना पड़ेगा, तो समझ में आया कि ये बहुत ही एनॉर्मस नंबर हो जाएगा। ठीक है। यही बेसिकली आपका क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर दिखा रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब हम लोग रिसोर्सेज की बात करें और रिसोर्सेज हमारे कांस्टेंट नहीं बनते, तो कोई भी अगर छोटे से छोटा पॉपुलेशन भी हो, जो जहाँ पर बहुत स्लो ग्रोथ भी हो रही हो, वो भी एक अनॉर्मस नंबर में बेसिकली वहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ शो कर सकते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ, जहां पर आप लोगों को कैसा कर्व देखने को मिलता है, सिग्मॉइड कर्व। कैसा कर्व देखने को मिलता है, सिग्मॉइड, यानी कुछ ऐसा कर्व। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका होता है सिग्मॉइड कर्व।
विच रिलेट्स टू द कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी अभी हम लोग बात करेंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या मतलब है? नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी हमारे नेचर के अंदर ना कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जो क्या कर सके, बेसिकली अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर सके, यानी कि उनके पास में ऑब्वियसली पूरे तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो उसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए अवेलेबल नहीं होते। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर कोई और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट जरूर होगा। वी हैव इंटरैक्शंस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में कोई भी टाइप का एनवायरनमेंट हो वहां पर इंटरैक्शंस होंगी। एंड अगर इंटरैक्शंस होंगी तो वहां पर रिसोर्स शेयरिंग भी जो है वो होगा ही होगा। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को तो सारे रिसोर्सेज मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट मान लो कि वहां पर क्या हो, लेट से बहुत ही सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, यानी कि मान लो कि कोई लेट से एक स्पीशीज वन प्रेजेंट है जिसकी फूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो एक दूसरी स्पीशीज स्पीशीज टू जैसी ही सेम है। इसको भी उतना ही न्यूट्रिशन चाहिए, इसको भी उतना ही न्यूट्रिशन चाहिए, और सेम ही टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए। अब इस केस के अंदर होगा क्या? इस केस के अंदर होगा ये कि यहाँ पर इन दोनों स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि वो बेसिक रिसोर्सेज के पीछे ही उन लोगों के अंदर एक फाइट होगी। हर टाइप का ऑर्गेनिज्म सोचेगा, हर टाइप की स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म सोचेगा कि मुझे बेटर रिसोर्सेज मिले या मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। दूसरे टाइप का भी यही सोचेगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा, जो सिर्फ फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा ना, जो इसको क्या कर सकेगा, इस कंपटीशन को बेसिकली सरवाइव कर पाएगा, वही वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह पाएगा एंड वही फर्दर रिप्रोड्यूस वहां पर कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कि नेचर के अंदर किसी भी हैबिटेट के अंदर इट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। यानी कि हर पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर नेचर ने कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट किया हुआ है कि हर टाइप के ऑर्गेनिज्म के पास में जो भी उधर रहता है उनके पास में इनफ रिसोर्सेज हो। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर नंबर के बाद में वहां पर जो ग्रोथ है वो रुक जाए, यानी कि उसके बाद में वहां पर और ग्रोथ बेसिकली नहीं हो पाएगी। A population growth in a habitat with limited resources show initially a lag phase, followed by a phase of acceleration, deceleration, and finally a asymptote when the population density reaches the carrying capacity। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम के ऊपर हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप उसको भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब भी मान लो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज को रिसोर्सेज मिलने स्टार्ट हुए तो होगा क्या, वो धीरे 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 करके ग्रोथ करेगी, यानी कि बहुत ही स्लो ग्रोथ होगी, वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगी। उस फेज को हम लोग बोलते हैं लैग फेज। फिर क्या होगा, वहां पर आपको एक एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी। लेट से वो पहले ऐसे चल रहा था, फिर वो ऐसे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, जब वो ऐसे ग्रो करा तो ये जो फेज होता है ना, इसी को हम लोग कई बार लॉग फेज भी बोल देते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहां पर हो गई। यानी कि वो बहुत ही तेजी से वहां पर ग्रो ग्रो करेंगे, क्योंकि वो जो इफेक्ट है वो हम लोगों को अब देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा, बेसिकली धीरे धीरे करके इनका ग्रोथ का नंबर जो है वो लिमिटेड होना स्टार्ट होगा। अभी उसके बाद में क्या होगा, जो ग्रोथ का नंबर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और फाइनली वो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाएगी, यानी कि इसके बाद में और ग्रोथ वहां पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कई बार वो डेथ फेज भी बोल देते हैं, जिसको ऐसे ऐसे चला जाता है, बट उसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसको हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके का, अगर हम लोग बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी की केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली होता है कैरिंग कैपेसिटी। जब उससे ज्यादा वहां पर ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है, बेशक आपके रिसोर्सेज वहां पर प्रेजेंट हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। और इस केस में जो ग्राफ बनता है वो होता है सिग्मोइड कर्व, वहां पर बनता है, यानी कि वहां पर एक एस शेप ग्राफ, जैसे ये जो मैंने बनाया हुआ है ऐसा ग्राफ आपको वहां देखने को मिलता है। ये आपका दिखाया भी हुआ है।
ठीक है, देखो सबसे पहले धीरे धीरे ग्रोथ हुई, फिर एकदम से ग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ होनी कम हुई, एंड उसके बाद में जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई यहाँ पर आके। ये बेसिकली आपका दिखा रहा है कैरिंग कैपेसिटी का रिलेटेड ग्राफ है। और ये इक्वेशन जो है बेसिकली हम लोग कैरिंग कैपेसिटी के अंदर बेसिकली चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इस इक्वेशन से वहां पर दिखाते हैं। इस इक्वेशन को भी स्टडी कर लेते हैं। सो इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, वर्हल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, उस ग्राफ का नाम ये है। और इक्वेशन क्या है, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। अभी n बेसिकली क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पर जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी। R इज द इंट्रिंसिक रेट, यानी कि रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या था, एंड K इज द कैरिंग कैपेसिटी। ये जो बेसिकली ये जो K होता है ये आपका दिखाता है वहां पर कैरिंग कैपेसिटी। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। Since resources for growth are for most animal populations are finite and becoming limited sooner or later, the logistic model is considered a more realistic one. इसीलिए हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को ही क्या मानते हैं, मोर रियलिस्टिक मानते हैं, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो जाएंगे, एंड जो ग्रोथ है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की वो भी वहां पर लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। Population evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, यानी कि जहां पर हाई आर वैल्यू, यानी कि क्या बोल रहा है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस होती है ना वो इस तरीके से खुद को इवॉल्व करने की कोशिश करती है कि वहां पर मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो, है ना। यानी कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सके, बेसिकली मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स वहां पर रिप्रोड्यूस कर पाए उस पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डार्विनियन फिटनेस। और डार्विनियन फिटनेस बेसिकली जहां पर हाई आर वैल्यू वहां पर जो है डार्विनियन फिटनेस ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जहां पर वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। Under a particular set of selection pressures, organism evolved towards the most efficient reproductive strategy. यानी कि बेसिकली जितने भी टाइप के वहां पर कंडीशंस प्रेजेंट है उनके अंदर से जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरीके से इवॉल्व करता है कि वहां पर जो है बेसिकली वो उस पर्टिकुलर स्टेज पे जा सके जहां पर उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस बेसिकली मैक्सिमम हो जाए। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन दर लाइफ टाइम। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ना, लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है पैसिफिक साल्मन फिश एंड बैम्बू। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। while other breed many times, example most birds and mammals. Some produce a large number of small size offspring. अब कुछ के अंदर क्या होता है ना, बहुत ज्यादा नंबर में पर बहुत ही छोटे साइज के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स के अंदर और पेलागिक फिशेस के अंदर। while others produce a small number of large size offspring. बाकियों के अंदर क्या होता है कि नंबर कम प्रोड्यूस होता है बट जो साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो ज्यादा होता है। एग्जाम्पल बर्ड्स एंड mammals. Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraint imposed by abiotic and biotic components in which they live. Evolution of history traits in different species is currently an important area of research. Basically ये यही बोल रहा है कि जो है हमारा जो लाइफ हिस्ट्री है ना उसके अंदर ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से ग्रोथ कर रहे होते हैं कि वहां पर बेसिकली वो जितना भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स वहां पर प्रेजेंट है उनके साथ में एक प्रॉपर वे के अंदर वो क्या कर सके, वहां पर कोप अप कर सके। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है। और इसी चीज का क्या है, लाइक बहुत ही डीप स्टडीज भी चल रही है साइंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे दैट इज ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन जो है आपस में किस तरीके से वहां पर इंटरेक्ट करती है। एनी नेचुरल स्पीशीज ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड बाय जस्ट सिंगल स्पीशीज, ऑब्वियसली नो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एंड फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। अब देखो कोई भी टाइप की स्पीशीज हो उसको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म तो चाहिए ना जिसको वो फीड कर सके। अगर हम लोग हर्बीवोर्स की बात करें तो वो भी तो प्लांट्स को फीड कर रहे हैं। अगर हर्बीवोर्स को प्लांट्स ना मिले तो वो भी तो मर सकते हैं। तो इस केस के अंदर हम लोग प्लांट्स को भी हर्बीवोर्स का प्रे बोल सकते हैं एंड हर्बीवोर्स को भी प्रीडेटर्स बोल सकते हैं। तो कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो
कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो ना, उसको कोई ना कोई स्पीशीज, एक दूसरी स्पीशीज तो चाहिए जिसके ऊपर वो फीड कर सके, अपना न्यूट्रिशन वहां पर बेसिकली उससे ऑब्टेन कर सके। Even a plant species which make its own food cannot survive alone. It needs soil microbe to break down the organic matter in soil and return the organic nutrients for absorption. अब ये तो हम लोगों ने चलो हर्बीवोर्स पे बात कर ली, बट अगर हम लोग प्लांट्स की भी बात करें, क्या अगर हमारी सॉइल के अंदर माइक्रोब्स ना प्रेजेंट हो, तो जो ऑर्गेनिक मैटर वहां पर प्रेजेंट है या जो सॉइल से न्यूट्रिशन प्लांट्स ने लेना है, क्या इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स वो न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए वहां पर हम लोगों को किसी ना किसी टाइप की स्पीशीज का वहां पर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। In nature, animals, plants, and microbes do not and cannot live in isolation, but interact in various ways to form a biological community. Even in minimal communities, many interactive linkage exist, although all may not be readily apparent. तो ये भी यही बोल रहा है कि नेचर के अंदर कोई भी टाइप की जो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है वो अकेली तो नहीं रह सकती, एंड उनको किसी ना किसी के साथ में तो वहां पर इंटरेक्ट करना होता है, तभी वहां पर बायोलॉजिकल कम्युनिटी वहां पर फॉर्म आपकी हो रही होती है। Interspecies interaction rise from the interaction of population of two different species. अब इंटरस्पेसिफिक देखो, इंटरेक्शन जो होगी आपकी वो दो टाइप की होगी। इंटरस्पेसिफिक क्या होगी? बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। और इंट्रास्पेसिफिक क्या होंगी? इंट्रास्पेसिफिक विल बी बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक के अंदर क्या होगा? बेसिकली इंटरस्पेसिफिक के अंदर होगा दो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी करें, एंड इंट्रास्पेसिफिक में आप सेम स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन है आप उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया कि इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक क्या होता है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब ये जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, ये बेनिफिशियल भी हो सकती है, डेट्रीमेंटल यानी कि हार्मफुल भी हो सकती है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को क्या मिल रहा हो, बेसिकली आपका बेनिफिट मिल रहा हो सकता है एक को बेनिफिट मिल रहा हो, दूसरी को नुकसान हो रहा है, दोनों को ही नुकसान हो रहा हो। और न्यूट्रल क्या होती है कि ना तो एक को फर्क पड़ना ना ही दूसरी को फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। assigning a positive for beneficial, negative for detrimental and zero for neutral। अब ये देखो, ये बेसिकली आपका ये जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शंस आप स्टडी कर सकते हो। देखो ध्यान से समझिएगा, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? बोथ स्पीशीज बेनिफिट, ठीक है। जहां पर दोनों ही स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा है ना, दोनों स्पीशीज साथ में रह रही है, बोल रही है तेरा भी फायदा है मेरा भी फायदा है, ना मैं तुझे कोई नुकसान करूंगी और ना तू मुझे कोई नुकसान करना, दैट इज म्यूचुअलिज्म। यानी कि स्पीशीज ए को भी बेनिफिट है, स्पीशीज बी को भी बेनिफिट है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। कॉम्पिटिशन इज बोथ स्पीशीज आर इन हार्म, यानी कि दोनों ही स्पीशीज को नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि उनके बीच में बेसिक चीजों को लेकर ही वहां पर लड़ाई रहेगी। तो वहां पर एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली एक नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। प्रिडेशन क्या होता है? एक स्पीशीज तो बेनिफिट में है, बट दूसरी स्पीशीज जो है उसको हार्म हो रहा है, ठीक है। और पैरासिटिज्म में भी सेम होता है, एक स्पीशीज जो है वो तो फायदे में, दूसरी स्पीशीज क्या है? वो नुकसान में, यानी कि वन स्पीशी इज इन बेनिफिट और जो सेकंड स्पीशीज है उसको बेसिकली वहां पर हार्म हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म होता है एक स्पीशीज को तो बेनिफिट हो रहा है, पर वो दूसरी स्पीशीज को कोई नुकसान वहां पर नहीं पहुंचाती, ठीक है। वो कहती है कि ठीक है मुझे तुमसे फायदा हो रहा है, बट मैं तुम्हें कोई नुकसान वहां पर नहीं पहुंचाऊंगा। तो दैट इज बेसिकली वन स्पीशीज गेट्स benefited, other remains unharmed। आप
ये हमारा जो एनोटेटेड पीडीएफ एनसीईआरटी का, इसको आराम से आप जाएं तो हमारी टेलीग्राम चैनल पे से इसको ज्वाइन, बेसिकली वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अमेंसलिज्म में क्या होगा, एक स्पीशीज तो नुकसान में रहेगी, दूसरी स्पीशीज को बट वहां पर कोई भी हार्म नहीं होगा। तो यानी कि वन स्पीशी गेट्स हार्म, other one remains unaffected, other one remains unaffected। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू की यहाँ पर बात कर ली। अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, both the species benefit in mutualism, both lose competition in their interaction with each other। ठीक है, in both parasitism and predation only one species benefit and interaction is detrimental to the other one। यानी कि बेनिफिट में कौन सी रहेगी, बेनिफिट में रहेगी आपका पैरासाइट और प्रीडेटर, नुकसान किसका होगा, होस्ट और प्रे का। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें प्रीडेटर के अंदर बेसिकली ये जो है आपका प्रीडेटर है जिसको बेनिफिट हो रहा है और प्रे को नुकसान हो रहा है, और इस केस में अगर हम लोग बात करें तो आपका जो पैरासाइट है उसको फायदा है, और जो आपका बेसिकली जो होस्ट है उसको नुकसान हो रहा है, होस्ट को ही नुकसान हो रहा है। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर इज अनहार्म, तो उसको बोलेंगे कमेंसलिज्म। और अमेंसलिज्म में क्या होगा, वन स्पीशीज इज हार्म्ड व्हाइल अदर रिमेन्स अनइफेक्टेड। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अभी देखो पैरासिटिज्म, प्रिडेशन और कमेंसलिज्म में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि तीनों ही इंटरेक्शंस के अंदर, चाहे वो फिर डेट्रीमेंटल है या फिर एक के लिए नुकसानदायक है दूसरे के लिए फायदेमंद है, बट इन केस तीनों ही केसेस के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर ये जो स्पीशीज है, दोनों जो स्पीशीज है इंटरेक्टिंग स्पीशीज, ये जो है क्लोजली एसोसिएटेड रहती है एक दूसरे के साथ तीनों ही इंटरेक्शंस के अंदर। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीडेशन की। व्हाट इज प्रीडेशन, ठीक है। What would happen if all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animals to eat the plants? वही बोल रहा है कि मान लो कि अगर दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ही ना होते, प्लांट्स को खाने वाला कोई होता ही ना, तो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती। यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and deer. Although animals eating plants are categorized herbivores, they are in broad ecological context not very different from predators। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता दिया था। Besides acting as conduits for energy transfer across trophic levels, predator may play other important role। अब predator के और क्या क्या रोल्स होते हैं ना, हम लोग बात करेंगे कि जो नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है या हम लोग बोले कि जो प्रे को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो बेसिकली प्रीडेटर किस किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट्स के अंदर जो है वो फायदा करवा रहे हैं। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, यानी कि जो प्रे पॉपुलेशन है वो क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। बट फॉर प्रीडेटर, prey species could achieve very high population density and cause ecosystem instability। अब मान लो कि जो कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रे है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, मान लो कि हमारे पास में टाइगर्स कम हो, यानी कि टाइगर्स हमारे पास में कम है, जो कंज्यूमर है वो कम है, डियर्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उस केस के अंदर इकोसिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इतने टाइगर्स तो अवेलेबल ही नहीं है ना जो इस डियर को कंज्यूम कर सके। So when certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predator। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये तो हम लोगों ने बात करी नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे वो रह सकते हैं। अब मान लो हम लोगों ने किसी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहां पर वो स्पीशीज पहले प्रेजेंट ही नहीं है, एक्सोटिक मीन्स पर्टिकुलरली अ न्यू स्पीशीज है ना, इट इज अ कंप्लीटली न्यू स्पीशीज जो वहां पर पहले प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, बट अब प्रेजेंट है, वहां पर इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो उस केस के अंदर कई बार क्या होता है, मान लो उसका नेचुरल प्रेडेटर ही वहां पर प्रेजेंट नहीं है, हम लोगों ने लेट से किसी प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाया अपने फायदे के लिए, बट वो इस लेवल पे ग्रो कर गया क्योंकि वहां पर उसको कंज्यूम करने के लिए कोई भी नहीं था, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, तो उसने क्या किया बेसिकली
हमारे उस आसपास के एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचाना बेसिकली स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उस केस के अंदर कई बार ये चीजें जो है वो हार्मफुल भी हो जाती है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland। तो फाइनली क्या किया गया, इन्वेजिव कैक्टस को वहां पर बेसिकली जो कंट्रोल में लाया गया वो कब लाया गया, जब एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर यानी एक मॉथ को वहां पर क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। ये जो प्रिकली पियर कैक्टस था ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, और इसने जब हैवोक क्रिएट किया तो वहां पर एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर यानी कि जो एक मॉथ था उसको लाया गया और उसको वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, तब जाके जो है इस प्रिकली पियर कैक्टस का पॉपुलेशन वहां पर कंट्रोल में आया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स adopted in natural pest control are based on the ability of predator to regulate prey population। और जो बेसिकली हमारे ये जो बायोलॉजिकली कंट्रोल मेथड होते हैं बनाए हुए इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर होते हैं कि प्रे पॉपुलेशन वहां पर जो है बेसिकली वो रेगुलेट हो सके, उसका एक प्रॉपर नंबर ही वहां पर रहे। Predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species। यानी कि वहां पर competition को भी वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिजास्टर इज एन इम्पोर्टेंट प्रीडेटर। अभी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के ऊपर जो पिजास्टर स्टारफिश है इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रीडेटर। In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific competition। यानी कि क्या किया गया, इसी चीज को स्टडी करने के लिए क्या किया गया, हम लोगों ने वहां सर इन स्टारफिशेस को एक पर्टिकुलर जगह से हम लोगों ने क्या किया, स्टारफिश को क्या कर दिया, वहां से कंप्लीटली रिमूव कर दिया। और जब स्टारफिश को कंप्लीटली रिमूव किया गया तो क्या हुआ, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट क्यों हो गई, क्योंकि उनके बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया आपस में कि वो लोगों का बेसिकली वहां पर डेथ होना स्टार्ट हो गया। रिसोर्सेज जो है वो कंप्लीटली जो है सभी को वहां पर नहीं मिल पाए। जबकि अगर वहां पर स्टारफिश डिजास्टर प्रेजेंट होती तो वो काफी सारे इनवर्टिब्रेट्स को बेसिकली क्या कर सकती थी, ईट कर सकती थी। अगर वो उनको खा सकती थी तो उस केस के अंदर क्या होता, वो जो नंबर है वो रेगुलेटेड रहता, ठीक है। हर पर्टिकुलर स्पीशीज का जो नंबर है वो रेगुलेटेड रहता, वहां पर एक्सटिंक्शन का जो बेसिकली जो वर्ड है वो वहां पर नहीं आता। तो इसलिए जो प्रीडेशन प्री इंटरेक्शन होता है बहुत ही जरूरी होता है। If a predator is too efficient and overexploit its prey, then also the prey might become extinct। अब मान लो कि अगर प्रेडेटर ही बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और वो कंप्लीटली लाइक खाई जा रहे तो उस केस के अंदर भी प्रे एक्सटेंट हो जाता है। एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटेंट। अब फिर क्या होगा, एक बार ही अगर वो प्रे जो है एक्सटेंट हो गया तो वो जो प्रीडेटर है उसको भी तो खाना नहीं मिल रहा है, तो उस केस के अंदर कुछ टाइम के बाद में वो जो प्रीडेटर है उसकी भी वहां पर डेथ हो जाएगी, वहां पर उसकी स्पीशीज भी एक्सटेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसीलिए बेसिकली क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को रेगुलेट करके रखते हैं। ये जो प्रीडेटर प्री इंटरेक्शन है ये भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां पर एक रेगुलेटेड वे में रहे, ठीक है। और इसी वजह से वहां पर क्या होता है, जो प्रे स्पीशीज होती है इनके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स देखने को मिलते हैं जिसके बाद में या जिसकी वजह से क्या हो सके, जो वो प्रे स्पीशीज है प्रीडेटर से किसी ना किसी तरीके से बच सके। तो क्या क्या मैकेनिज्म्स बेसिकली होते हैं, some species of insects and frogs are cryptically colored camouflage to avoid being detected easily by the predator। यानी कि वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, वहां पर camouflage हो जाते हैं, यानी कि सेम वैसा ही बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट जैसा कलर बना लेते हैं ताकि हमारा जो प्रीडेटर है या उनका जो प्रीडेटर है उनको डिटेक्ट वहां पर नहीं कर पाए। अब कुछ जो होते हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से प्रीडेटर उनको अवॉइड ही करते हैं। अपनी मौत थोड़ी ना कोई प्रीडेटर चाहेगा किसी को खा के, तो वो उस तरीके से बेसिकली वहां पर रेगुलेट हो जाते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल, यानी कि उसको अगर कोई प्रीडेटर जो है यानी कि उसका जो प्रीडेटर है बर्ड होता है, अगर कोई बर्ड जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो इतनी ज्यादा गंदी होती है टेस्ट में कि उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, उसी केमिकल की वजह से वो इतनी ज्यादा होती है, गंदी होती है टेस्ट में, कि वो जो बर्ड है ना वो उसके बाद में फिर कुछ खा ही नहीं पाएगी।
तो इस तरीके से भी बेसिकली क्या होता है, वो वहां पर जो प्रे का नंबर है वो भी रेगुलेट हो जाता है, प्रेडेटर्स का भी नंबर वहां पर रेगुलेटेड रहता है। The butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed। अब ये जो बेसिकली बटरफ्लाई थी, इसको एक केमिकल मिला कब? इसको एक केमिकल मिला, केमिकल्स इसकी कैटरपिलर स्टेज के ऊपर, जब इसने पॉइजनस वीड के ऊपर बेसिकली वहां पर फीड किया था। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। फॉर प्लांट्स herbivores आर प्रीडेटर, ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। Nearly 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस। यानी कि फाइटोफेगस का क्या मतलब होता है? जो प्लांट सैप या फिर अदर प्लांट पार्ट्स के ऊपर बेसिकली क्या कर रही होती है? फीड। फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट्स, ठीक है। फाइटो का मतलब होगा प्लांट्स, एंड फेगस का क्या मतलब होगा? उसको कंज्यूम कर रही है। यानी कि जब प्लांट पार्ट्स को वहां पर कंज्यूम किया जा रहा है, तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे फाइटोफेगस। प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स, अब देखो, क्या हमारे प्लांट्स मूव कर सकते हैं? एनिमल्स तो किसी ना किसी तरीके से खुद को बचा लेंगे, प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए क्या होता है, बेसिकली प्लांट्स के पास में कुछ डिफरेंट टाइप के केमिकल डिफेंसेस और मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस वहां पर देखने को मिलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल में क्या होगा कि उनके स्ट्रक्चर के अंदर ही कुछ ऐसे बेसिकली आपके चेंजेस होंगे, या कुछ ऐसे टाइप के तरीके से उनका जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है कि वो अपने प्रीडेटर से किसी ना किसी तरीके से बच सके। और केमिकल डिफेंसेस में हो सकता है हो सकता है वो कोई सब्सटेंस रिलीज करे वहां पर, या कोई हार्मोन वहां पर एक्ट करे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मॉर्फोलॉजिकल की, तो उसमें आ जाता है थॉर्न्स, जो अकेशिया और कैक्टस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। यानी कि जो हमारे कैक्टस होते हैं उनके ऊपर थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो उस तरीके से बेसिकली वो क्या कर सकते हैं? एनिमल्स से बच सकते हैं। और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है ना, दे प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर्स सिक व्हेन दे आर ईटन। यानी कि जैसे ही हर्बीवोर्स उन प्लांट्स को खाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वहां पर बीमार हो जाएंगे। या हो सकता है उनका जो फीडिंग है वही रुक जाए, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए, रिप्रोडक्शन उनका जो है वहां पर इफेक्ट हो जाता है, और कई केसेस के अंदर जो वो पर्टिकुलर हर्बीवोर होता है उसकी डेथ भी वहां पर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे जो प्लांट्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, वो खुद को बचा रहे होते हैं अपने प्रीडेटर से। यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस। अब ये जो वीड कैलोट्रोपिस है ना, ये ग्रो करती है अबैंडन्ड फील्ड्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है ना, इट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंड दैट इज व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल्स और गोट्स ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। देखो, जहां पर भी ये जो कैलोट्रोपिस वीड प्रेजेंट होती है ना, वहां पर आपको कोई भी गाय भैंस चरता हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर गाय या किसी और फीडिंग ऑर्गेनिज्म की वहां पर डेथ भी हो सकती है, ठीक है। A variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या? निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकनीन, ओपियम। ये बेसिकली ऐसे ही टाइप के प्लांट्स से हम लोग ले रहे होते हैं, जिन जो बेसिकली इनको किस तरीके से रिलीज कर रहे होते हैं? एज अ मेथड ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स डिफेंस मैकेनिज्म के तरीके से जो है ना रिलीज कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने प्रीडेटर से बच सके। और यही हमारे काम के होते हैं, ठीक है। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकनीन, ओपियम, ठीक है, बहुत सारे इनमें से ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। कैफीन हमारा कॉफी वगैरह बनाने के काम आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका प्रीडेशन। हम लोगों ने यहाँ पर प्रीडेशन को अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके कंपटीशन की। हाँ, बात आती है कंपटीशन की। कंपटीशन क्या था? दोनों के लिए नुकसानदायक था, ठीक है। दोनों के लिए वो क्या था? नुकसानदायक था, जहां पर दोनों ही स्पीशीज को कोई ना कोई हार्म होगा। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limited. ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। Firstly, totally unrelated species would also compete for the same resource। देखो, ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने बताया था कि आपको दो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट हो, जिनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस उनको चाहिए, वो दोनों टाइप की और स्पीशीज की क्या हो? सेम हो।
उस केस के अंदर भी तो कंपटीशन हो सकता है। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। Example, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. यानी कि जो फ्लेमिंगोज वहां पर विजिट कर रही होती है ना अमेरिकन लेक्स के अंदर, और जो फिशेज वहां पर ऑलरेडी रहती हैं, तो जब भी वहां पर फ्लेमिंगोज विजिट करेंगी, तो वो जो फ्लेमिंगोज हैं और जो फिशेज वहां पर प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा होता है। किसके लिए? क्योंकि उनका जो कॉमन फूड है, दैट इज जू प्लैंकटन। उस लेक के अंदर जो जू प्लैंकटन प्रेजेंट है वो उन दोनों का ही कॉमन फूड है। बट असल में तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो डिफरेंट स्पीशीज के है ना, तो उनमें कंपटीशन क्यों हो रहा है? कंपटीशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है। दूसरा किस चीज पे कंपटीशन डिपेंड करता है? रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of other species even if resources are abundant। देखो कुछ लोगों की आदत हमेशा होती है ना बीच में अपना हाथ घुसेड़ने की, है ना, यानी कि वो वहां पर क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वहां पर इंटरफेयर किया जाए। तो कई बार क्या होता है, लेट्स से रिसोर्सेज भी कम नहीं है, उस केस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की जो स्पीशीज होती है, एक पर्टिकुलर टाइप की जो स्पीशीज होती है, वो दूसरी टाइप की स्पीशीज के न्यूट्रिएंट लेने के प्रोसेस के अंदर, या किस तरीके से उसका इंटरेक्शन चल रहा है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, वो उसी चीज के अंदर बेसिकली क्या कर रही होती है? इंटरफेयर कर रही होती है। तो उस केस के अंदर भी क्या हो सकता है? बेसिकली वहां पर कॉम्पिटिशन अराइज हो सकता है। तो इस समय दो बातें क्लियर हुई। दो बातें क्या क्लियर हुई? पहली बात ये क्लियर हुई, जरूरी नहीं है कि जो कंपटीशन हो वो सेम टाइप की स्पीशीज के बीच में हो सकता है जो कंपटीशन हो वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के हो, उनके बीच में भी इंटरेक्शन जो है बेसिकली डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन यानी कि कंपटीशन वहां पर हो सकता है। दूसरी बात क्या समझ में आई? कंपटीशन और कब हो सकता है? हो सकता है रिसोर्सेज वहां पर प्रॉपर अवेलेबल हो दोनों टाइप की स्पीशीज के लिए, बट एक टाइप की स्पीशीज जब है दूसरे की स्पीशीज दूसरे टाइप की स्पीशीज की फीडिंग हैबिट्स के अंदर जब इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दे, उस केस के अंदर भी वहां पर कंपटीशन अराइज हो सकता है। So competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species। ठीक है, गॉस जो थे, अब गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया था ना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनसे क्या पता लगाया, when resources are limited the competitively superior species will eventually eliminate but the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive। Strong and persuasive circumstantial evidence does not exist however in some cases। अब ये क्या बोल रहा है? देखो ऐसा उन लोगों ने माना, माना अभी तक माना, प्रूव नहीं हुआ। क्या माना गया कि मान लो जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो जो स्पीशीज सुपीरियर होगी, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उस केस के अंदर जो स्पीशीज सुपीरियर होगी वो स्पीशीज तो सरवाइव कर जाएगी, बट वो दूसरे टाइप की स्पीशीज को वहां से कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, ऐसा किसने बोला? बेसिकली गॉस ने बोला, या कुछ और अदर जो इकोलॉजिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने ऐसा बोला, बट इसका तब तक कोई एविडेंस नहीं मिला था। फिर क्या हुआ? द abandoned tortoise in Galapagos Islands became extinct within a decade after goats were introduced on the islands, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats। अब ये बेसिकली यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो अबिंगडन टॉर्टोइस थे गैलापागोस आइलैंड्स में, जैसे ही वहां पे बकरियों को इंट्रोड्यूस किया गया, तो हुआ ये कि ये वाली जो स्पीशीज थी अबिंगडन टॉर्टोइस की, ये एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि जो गोट्स थी उनकी जो ग्रेजिंग एफिशिएंसी थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो इस वजह से ही क्या हुआ, बेसिकली वहां पर ये वाली जो स्पीशीज थी वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। फिर उसके बाद में क्या एविडेंस देखने को मिला, जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज भी। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। ये क्या बोल रहा है
ये बोल रहा है कि एक ऐसी स्पीशीज जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है। किस वजह से? क्योंकि वहां पर एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज प्रेजेंट है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, वो स्पीशीज जो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड थी, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को वहां पर क्या करती है, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही होती है। कब? जब हम लोग वो कॉम्पिटिंग स्पीशीज को वहां से रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। Cornell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior Bernacle belanus, ठीक है, ये जो Bernacle belanus था, it was a competitively superior species, dominate the intertidal area and exclude the smaller Bernacle Cathylamus from that zone. ठीक है. In general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than the carnivores. So I hope इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। अब नाउ व्हाट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये क्या बोलता है? Two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. अभी इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद में जो गॉस थे, इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया है जिसको नाम दिया गया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो सेम टाइप के रिसोर्सेज के लिए compete कर रही है, वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है सेम जगह पर। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो सुपीरियर स्पीशीज होगी वो वहां पर रह जाएगी, और जो इंफीरियर स्पीशीज होगी उसका वहां पर एलिमिनेशन वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया। इसमें भी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। अब ये तभी ट्रू माना जाता है जब वहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड हो। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं माना जाता। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे ही आपका लाइक लिखा हुआ है। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition, they point out that species-facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. अब कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा माना गॉस के प्रिंसिपल देने के बाद में कि जरूरी नहीं है कि हर टाइप की स्पीशीज, अब मान लो कि हर टाइप का एनवायरनमेंट के अंदर या हर टाइप के इकोसिस्टम के अंदर वहां पर ऐसा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उस केस के अंदर जरूरी थोड़ी ना हर स्पीशीज का एलिमिनेशन हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर टाइप की जो स्पीशीज है वो एलिमिनेट ही हो जाए, ऐसे तो बहुत सारी स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएंगी। तो ऐसा माना गया कि जो स्पीशीज इंफीरियर होगी, सुपीरियर स्पीशीज से इंफीरियर होगी, वो स्पीशीज कुछ टाइप के मैकेनिज्म्स वहां पर इवॉल्व कर लेती है, जिनकी वजह से बेसिकली दोनों ही स्पीशीज का वहां पर को एग्जिस्टेंस देखने को मिल जाता है। एक ऐसा ही मैकेनिज्म बेसिकली क्या देखने को मिलता है, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। यानी कि क्या करते हैं, वो लोग अपने रिसोर्सेज को ही डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इफ टू स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड competition by choosing, ठीक है, फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स। MacArthur showed that five closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavior or differences in their foraging activities। यानी कि वो लोग अगर क्या करें, अपने ही जो है डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज जो वो रेगुलेट कर सकते हैं, अगर वो उनको जो है उनके लिए वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स देख ले, तो वहां पर बेसिकली कंपटीशन के टाइम पे भी वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक दूसरे का एक्सटिंक्शन अवॉइड कर सकते हैं, वहां पर वो को एग्जिस्टेंस को बेसिकली वहां पर सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैरासिटिज्म की। व्हाट इज पैरासिटिज्म? पैरासिटिज्म मैंने क्या बताया था, जो प्रीडेटर होता है वो क्या होता है, फायदे में रहता है, और जो आपका प्रे होता है उसका बेसिकली वहां पर नुकसान हो होता है। पैरासिटिक मोड ensures free lodging and means it is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups. Many parasites have evolved to be host specific. अब most of the parasites क्या होते हैं, they are host specific, यानी कि वो क्या करेंगे ना, सिर्फ एक डिफरेंट टाइप के ही प्रे के ऊपर वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि ताकि क्या हो सके, जो बोथ हो रहा होस्ट और पैरासाइट है वो वहां पर को इवॉल्व कर सके। If the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species.
अब मान लो कि जो होस्ट है, होस्ट का मतलब क्या होगा, प्रे, जिसके ऊपर वो फीड करेगा। अगर वो जो प्रे है वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स वहां पर इवॉल्व कर ले अपने अंदर, जिससे वो उस पैरासाइट को क्या कर सके, रिजेक्ट कर सके या रेजिस्ट कर सके, है ना, रेजिस्ट कर सके कुछ टाइम तक। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो पैरासाइट है वो भी तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को इवॉल्व करने की कोशिश करेगा ना, जिस तरीके से वो स्प्रे के ऊपर क्या कर सके, फीड कर सके। तो उसके अंदर भी बेसिकली क्या होता है ना, वहां पर कुछ ना कुछ इवोल्यूशन देखने को मिल रहा होता है, दोनों ही टाइप की स्पीशीज का। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक तरीके से एक दूसरे को फायदे में रख रहा होता है। In accordance with their lifestyles, parasites evolved special adaptations such as loss of unnecessary sense organ, presence of adhesive organs or suckers to cling on to the host, loss of digestive system and high reproductive capacity. अब ये कुछ adaptations है, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, यानी कि जिनकी जरूरत नहीं है उन ऑर्गेनिजम्स का धीरे धीरे टाइम के साथ में लॉस होना स्टार्ट हो गया। कुछ अडेसिव ऑर्गन्स, अडेसिव का मतलब क्या होता है, अडेसिव मींस जब आपका जो इंटरेक्शन है या जो आपका बेसिकली जो अटैचमेंट है वो टू डिफरेंट सरफेसेस के बीच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अडेसिव। तो हम लोग कुछ ऐसे ऑर्गन्स को वहां पर क्या कर ले, डेवलप कर ले, जिससे वो क्या हो सके, जो प्रीडेटर है या जो हमारा जो प्रीडेटर है वो प्रे के ऊपर क्या कर सके, क्लिंग कर सके, उसके साथ में अटैच हो सके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। The life cycle of parasites are often complex, involving one or two intermediate hosts. ये हम लोगों ने मलेरिया पैरासाइट के अंदर भी बेसिकली क्या किया था, डिस्कस किया था। द ह्यूमन लीवर फ्लूक, अब बात किसकी हो रही है, ह्यूमन लीवर फ्लूक की, जो क्या है, ट्रिमेटोड पैरासाइट है। इट डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। होस्ट कौन कौन से उसको चाहिए, पहला चाहिए स्नेल और दूसरा चाहिए फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मलेरिया की भी हम लोगों ने बात की थी, इसको एक तो चाहिए वेक्टर, यानी कि मॉस्किटो चाहिए, और उसके अलावा ह्यूमन बॉडी भी उसको चाहिए होती है। अब जो इंसेक्ट्स होती है इसके इसके अंदर बेसिकली वेक्टर्स का भी काम कर रही होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो होस्ट का भी काम कर रही होती है, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा होता है, बेसिकली डिवीजन हो रहा होता है। Majority of parasites harm the host. They may reduce the survival, growth, and reproduction of the host and reduce its population density. अब मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट को क्या कर रहे होते हैं, हार्म कर रहे होते हैं। हार्म किस तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है उनके सर्वाइवल में कमी कर दे, उनकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो, जो रिप्रोडक्शन है होस्ट का वही कम हो जाए, और उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इन द एंड क्या हो जाएगी, वहां पर रिड्यूस हो जाएगी। They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. तो अभी वो क्या बोल रहा है, parasites that feed on the external surface of host organism are called ectoparasites. अब जो parasites host organism के बाहर के बॉडी सरफेस के ऊपर फीड कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ectoparasites, जिनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, lice on humans and ticks on dogs. Many marine fishes are infested with ectoparasites, copepods. Cascata, a parasitic plant, is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. तो जो कैस्कटा होता है इसके अंदर क्लोरोफिल और लीव्स का बेसिकली लॉस हो चुका होता है इवोल्यूशन के साथ में। अब न्यूट्रिशन इसको कहाँ से मिलेगा, इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट्स पैरासिटाइज, यानी कि जिसके ऊपर वो रहेगा उसी से ही कैस्कटा क्या हो रहा होता है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। The female mosquito is not considered a parasite, although it needs her blood for reproduction. ठीक है, अभी नेक्स्ट बात किसकी आती है, एंडोपैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट के अंदर रहेंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे वो रह सकते हैं, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, लंग्स के अंदर या आरबीसीज के अंदर। और जो लाइफ साइकिल होती है इन एंडोपैरासाइट्स की, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। क्योंकि क्या है ना, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ही बेसिकली रह रहे हैं ना अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के, तो इसलिए इनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। Morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. अब नेक्स्ट आती है बात ब्रूड पैरासिटिज्म की। ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स, ये देखने को मिलता है बर्ड्स के अंदर। It is a type of parasitism in which the parasitic bird lay its egg in the nest of its host and let the host incubate them. During the course of evolution, the egg of parasitic bird have evolved to resemble the host's egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs
एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। ये क्या बोल रहा है, आप देखो, ये बोल रहा है ब्रूड पैरासिटिज्म में होता क्या है ना, मान लो एक बर्ड है, वो क्या करती है, अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि जो होस्ट बर्ड है उसके नेस्ट के अंदर वो एग्स ले कर देती है। अब जो ये होस्ट बर्ड होती है ना, उसको लग रहा होता है कि ये मेरे ही बच्चे के अंडे हैं, तो वो उसको कंटिन्यूअसली क्या कर रही होती है, इंक्यूबेट कर रही होती है, उनका प्रोटेक्शन भी कर रही होती है। पर क्या होता है ना, जब वहां पर उनका जो है ना, वो जो एग्स है, वो बेसिकली वहां पर जब जब वो अंडे फूटते हैं, यानी कि जब वहां वहां पर बच्चा पैदा होगा, तब जाके वहां पर पता चलता है कि ये जो एग्स थे, ये असल में उस होस्ट बर्ड के थे ही नहीं। ठीक है, तो यही हो रहा होता है बेसिकली ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर। और जैसे जैसे देखो, स्टार्टिंग में जब ये होना स्टार्ट हुआ, तो धीरे 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 करके इवोल्यूशन के साथ में जो आपका प्रीडेटर है, यानी कि जिसके एग्स इस होस्ट बर्ड के नेस्ट के अंदर रखे जा रहे हैं, टाइम के साथ में इस प्रीडेटर के एग्स जो है, उनका रिजेम्बलेंस होना स्टार्ट हो गया होस्ट बर्ड की एग्स के साथ में, ताकि वो जो होस्ट बर्ड है वो उन एग्स को रिकॉग्नाइज ना कर पाए। ठीक है, यही बेसिकली कोयल और क्रो के केस में भी आप लोगों को कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म में मैंने आपको बताया था, क्या हो रहा है, एक स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा है और दूसरी को ना तो बेनिफिट होगा और ना ही उसका कोई नुकसान होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट। एक ऑर्किड जो है ना, वो क्या कर रही होती है, मैंगो ब्रांच के ऊपर ग्रो कर रही होती है, and barnacles growing on the back of the whale benefit neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit। अब देखो, ये जो ऑर्किड है, जो मैंगो ब्रांच के ऊपर ग्रो कर रहा है एज एन एपीफाइट, एपीफाइट का मतलब क्या होगा, उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, एंड बार्नाकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, उससे क्या होता है ना, ना तो मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट हो रहा है, ना ही वेल को कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, बट असल में जो बेनिफिट हो देखो, ना तो इनको कोई बेनिफिट हो रहा है, ना ही फिर कोई नुकसान भी हो रहा होता है, जबकि ये जो ऑर्किड है और ये जो बारनैकल्स है, इनका यहाँ पर बेनिफिट हो रहा होता है। द कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन जो है, इट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहे हैं, जो कैटल इग्रेट है और ग्रेजिंग कैटल है, ये भी क्या होते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दे आर इन अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन जिसको हम लोग कमेंसलिज्म बोलते हैं। Egret always forage closer to where the kettles are grazing because the kettle as they move stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch। अभी क्या बोल रहा है, ये जो इग्रेट्स होती है ना, बहुत चालाक होती है, ये हमेशा ऐसी जगह पे फीड करती है। फोरेज का मतलब क्या होता है, जहां पर फॉडर बेसिकली है ना प्रेजेंट है, वहां पर ये बेसिकली वहां से फॉडर को कंज्यूम करती है, जहां पर कैटल्स ग्रेज कर रही हो। क्योंकि होगा क्या, जैसे जैसे कैटल्स मूव करती रहती है ना, तो क्या होता है, जो कैटल्स है ना, वो ऐसी इंसेक्ट्स को भी कंज्यूम कर लेती है जो ये जो इग्रेट्स है ना, उनको ढूंढ भी ना पाए। तो इग्रेट्स के लिए बेसिकली वहां पर क्या हो जाता है, एक तरीके का फायदा हो जाता है। ठीक है, और असल में इन इग्रेट्स की वजह से, स्पेसिफिकली इन इग्रेट्स की वजह से, जो आपकी कैटल्स होती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। और क्या एग्जांपल हो सकता है कमेंसलिज्म का, इंटरैक्शन बिटवीन द सी एनिमोन, जिसके पास में स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, एंड द क्लाउन फिश दैट लिव्स देम। The fish get protection from predators which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit from the hosting the clownfish। अभी जो क्लाउनफिश होती है ना, ये रह रही होती है आपकी सी एनिमोन के ऊपर। जो ये सी एनिमोन होता है, इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ना, वो स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं। स्टिंगिंग टेंटिकल्स का क्या मतलब है, जो वहां पर कोई हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस के अंदर बेसिकली क्या है, क्या वहां पर कोई और प्रेडेटर आना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं आना पसंद करेगा। तो क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो इस तरीके से बेसिकली क्या हो रहा होता है, क्लाउन फिश को तो बेनिफिट मिल ही रहा होता है और एनिमल का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा होता है। तो इसी इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आपकी म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जहां पर दोनों का ही बेनिफिट हो रहा होता है। ये बेसिकली देखो, आपके ना म्यूचुअलिज्म का ही डायग्राम दिखाया हुआ है बिटवीन अ फिग ट्री एंड अ वेस्प। इसके अंदर
और यहाँ पर क्या है, जो फिग फ्लावर है इसको जो पॉलिनेट किया है वो वेस्प ने किया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो वास्प है वो क्या कर रही है, फिग फ्रूट के अंदर ही अपने एग्स ले कर दे रही है। इसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। द इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज, यानी कि दोनों स्पीशीज को वहां पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और मोस्ट फेमस एग्जांपल जो होता है म्यूचुअलिज्म का, दैट इज लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स क्या होता है, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एन एल्गी। ठीक है, फंगस और एक फोटोसिंथेटिक एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, और असल में अगर फंगस और एल्गी के स्पेसिफिक एसोसिएशन को हम लोगों ने जो नाम दिया दैट इज लाइकन्स। ठीक है, जब भी फंगस और एल्गा साथ में प्रेजेंट होंगे तो उस एसोसिएशन को हम लोग वहां पर लाइकन्स का नाम दे देते हैं। और इसी के अलावा बेसिकली दूसरा जो फेमस इंटरेक्शन होता है दैट इज माइकोराइजा। ये किसके बीच में होता है, ये होता है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में जो इंटरेक्शन प्रेजेंट है उसको हम लोग नाम देते हैं माइकोराइजा का। अब फंजाई क्या करती है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, व्हाइल प्लांट इन टर्न प्रोवाइड्स द फंजाई विद एनर्जी ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि फंजाई क्या करेगी, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, और प्लांट क्या कर रहा होता है, उस फंजाई को क्या कर रहा होता है, वहां पर फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। Plant needs the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. देखो प्लांट्स को जरूरत होती है ना हम लोग का, बहुत सारे ऐसे पॉलिनेशन के मैकेनिज्म्स होते हैं जहां पर एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली एनिमोफिली भी बोल देते हैं। Animals obviously have to be paid fees for the services that plants expect from them. Plants offer rewards or fees in the form of pollen and nectar. अब जो insects जो है बेसिकली जो क्या करवा रही होती है, पॉलिनेशन वहां पर करवा रही होती है ना, जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन करवा रही होती है, वो किस तरीके से उनको रिवॉर्ड मिल रहा होता है वहां पर, पॉलन्स की फॉर्म में या नेक्टर्स की फॉर्म में बेसिकली उनको क्या मिल रहा होता है, वहां पर रिवॉर्ड मिल रहा होता है, या जूसी और न्यूट्रिशियस फूड मिल जाते हैं। ये कब मिलेंगे, जब वहां पर सीड डिस्पर्सल होना होगा। लेट्स से कि आपके किसी भी स्पीशीज ने मैंगो खाया एंड वहां पर आम ही तो खाएगा ना, गुठली तो नहीं खाएगा वो ऑर्गेनिज्म, तो गुठली फेंक दी और वहां पर क्या हुआ, बेसिकली आम का पेड़ ग्रो कर गया। तो उस केस के अंदर जिस भी ऑर्गेनिज्म ने इस आम को कंज्यूम किया था उसके लिए ये जो फ्रूट था ये तो एज अ रिवॉर्ड था ना, जबकि वो जो सीड वहां पर था वो उसके लिए किसी काम का नहीं था, बट उसी की वजह से क्या हुआ, एक नया प्लांट वहां पर ग्रो हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप चल रहा होता है, दोनों ही स्पीशीज को किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट हो रहा होता है। But the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheater. For example, animals that try to steal nectar without aiding in pollination. Now you can see why plant-animal interaction evolved co-evolution of the mutualist, that is evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. In many species of fig trees, अब बात आती है fig trees की, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. यहाँ पर ये जो बात आई म्यूचुअलिज्म की आई है प्लांट एनिमल स्पीशीज के अंदर। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है आपकी फिग ट्रीज की, जिनके अंदर जो है वास्प की स्पीशीज के साथ में क्या हो रहा होता है, क्लोज रिलेशनशिप वहां पर एसोसिएटेड होता है। देखो जो गिवन फिग स्पीशीज होती है ना, वो सिर्फ तभी बेसिकली वहां पर क्या हो सकती है, पॉलिनेट हो सकती है, जब जो उसका वास्ट स्पीशीज है वो वहां पर क्या कर रहा हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स में हमारी हेल्प कर रहा हो। ठीक है, यानी कि जब तक फिग ट्रीज के जो पॉलन्स हैं, ये जो फिग ट्रीज है इनके जो पॉलन्स है इनको ये इस वास्प के थ्रू वहां पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जब तक ये पॉलिनेशन के अंदर हेल्प नहीं करेंगे, तब तक बेसिकली जो वहां पर पॉलिनेशन है फिग ट्रीज का वो वहां पर पॉसिबल नहीं होगा। The female wasp uses the fruit not only as an oviposition यानी कि एगलिंग साइट। ठीक है, यानी कि जो वो फीमेल वास्प होती है ना, असल में वो क्या कर रही होती है, फ्रूट को एज एन एगलिंग साइट भी वहां पर यूज कर रही होती है। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा वो क्या करती है ना, जो वहां पर जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं ना फ्रूट के अंदर, है ना, फ्रूट के अंदर तो सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कर रही होती है ना, उसके लार्वा को नरिश करने में भी बेसिकली उन सीड्स की थ्रू वहां पर क्या हो रही होती है, हेल्प हो रही होती है वास्प।
अब वास्प क्या करती है, इट पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस while सर्चिंग फॉर सुटेबल egg laying sites। और इसी तरीके से वो क्या कर देती है, बेसिकली जो फिग का इन्फ्लोरेसेंस है उसको पॉलिनेशन में हेल्प कर रही होती है। In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larvae। अब जब ये फिग के जो बेसिकली वहां पर जो ये फिग है इसका वहां पर क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया, तो ये फिग क्या बोलती है कि तुम भी थोड़ा सा रिवॉर्ड ले लो। वो क्या कर रही होती है, अपने कुछ डेवलपिंग सीड्स को एज अ फूड वहां पर प्रोवाइड कर रही होती है इस वास्प को, ताकि जो उसका लार्वा वहां पर डेवलप हो रहा है उसको भी वहां पर क्या हो सके, फूड वहां पर मिल सके। Orchids show a bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insects। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इंसेक्ट्स के, बीज एंड बम्बल बी, एंड इंश्योर गारंटेड पॉलिनेशन। ठीक है, not all orchids offer rewards. The Mediterranean orchid of Rhys employs sexual deceit to get pollination done by a species of bee. One petal of its flower bear an uncanny resemblance of the female of bee in size, color, and markings. The male bee is attracted to what it perceives as a female, that is pseudo-copulates with the flower, and during that process is dusted with pollen from the flower. When the same bee pseudo-copulates with another flower, it transfers pollen to it and thus pollinates the flower। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, ये बोल रहा है कि ऑर्किड्स जो होते हैं ना इनके अंदर भी अच्छा खासा म्यूचुअलिज्म देखने को मिल जाता है। देखो होगा क्या, ये क्या कर रहे होते हैं ना, ऑर्किड्स के अंदर कुछ इस टाइप के मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं कि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, वो क्या कर पाते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। आप लोगों ने अगर ऑर्किड्स देखे हो तो ऑर्किड्स बहुत ही सुंदर होते हैं और सुंदर फ्लावर्स की तरफ इंसेक्ट्स जो है बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, बट ना जरूरी नहीं है कि सारी ऑर्किड्स क्या कर रहे हो ना, उस पर्टिकुलर टाइप की इंसेक्ट को जो उसकी पॉलिनेशन में हेल्प करवाए उसको रिवॉर्ड्स दे रहे हो। ठीक है, कुछ ऑर्किड्स जो होते हैं वहां से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को जिसने पॉलिनेशन करवाया उसको इन रिटर्न कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा होता। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन ऑर्किड जिसका नाम होता है ऑफराइस। ठीक है, ये है कि बेसिकली क्या करता है, इट एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसिट। ये क्या करेगा, जो पेटल होता है ना फ्लावर का, जो ऑफरिस के फ्लावर का जो पेटल होता है उसके पास में क्या होता है ना, एक ऐसी रिजेम्बलेंस वहां पर प्रेजेंट होती है जो फीमेल बी से मिल रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी पेटल जो है वो फीमेल बी से रिजेम्बलेंस दिखा रहा होता है उसकी तरफ जो आपका मेल है वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर जो मेल है वो अट्रैक्ट हो गया। अब जब मेल वहां पर अट्रैक्ट हो गया तो उस केस में क्या होता है, ये जो आपका ऑर्किड होता है ये बहुत स्मार्टली इसके ऊपर पॉलन डस्ट कर देता है। अब यही जो आपका मेल था ये जब किसी और फीमेल, असल में जब ये कॉपुलेट करेगा किसी भी फीमेल के साथ में, है ना, या फिर मान लो वो क्या करेगा, लेट्स से एक के साथ में उसने क्या किया, यहाँ पर उसको लगा कि यहाँ पर बेसिकली हमारा जो है फीमेल भी प्रेजेंट था, उसने यहाँ पर क्या किया, बैठा। किस लिए बैठा, उसको लगा कि मैं यहाँ पर मेट कर सकता हूँ, और ऑर्किड ने क्या किया, वहां पर पॉलन शेड कर दिए। अब यही मेल जो है वो कहीं और पे भी तो सेम धोखा खा सकता है ना। तो जब ये किसी और ऑर्किड्स के ऊपर इसी तरीके से बैठेगा, सेम स्पीशीज के ऑफराइस के ऊपर ही अगर ये बैठेगा डिफरेंट प्लांट के, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर ये जो पॉलन्स थे ये वहां पर उस प्लांट के ऊपर शेड हो जाएंगे, और उस केस के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, फ्लावर का पॉलिनेशन वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो यही जो मैकेनिज्म्स बेसिकली हो रहे हैं ना, इनका जो मेजर रीजन होता है दैट इज को इवोल्यूशन। दोनों ही टाइप की स्पीशीज का चाहे उनका बेनिफिट हो रहा है या हार्म हो रहा है, या फिर एक का बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ही स्पीशीज का हर टाइप के इंटरेक्शन में वहां पर इवोल्यूशन हो रहा होता है। ठीक है, और इवोल्यूशन भी सिर्फ एक स्पीशीज का नहीं हो रहा होता, दोनों ही स्पीशीज किसी ना किसी तरीके से इवोल्यूशन कर रही होती है वहां पर, ताकि वो क्या कर सके और बेटर वे में खुद को इवॉल्व कर सके, और बेटर वे में वो क्या कर सके, बेसिकली वहां पर अपना न्यूट्रिशन ले सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम लोगों ने बेसिकली 2 वीडियोस के अंदर यहाँ पर कवर किया है, और आप इसी वीडियो को बेसिकली अपने नीट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट आप लोगों ने किया है और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप लर्निंग।